अध्याय 11। मैडम पॉलिस। नीला आकाश मुलायम सफेद बादलों से भरा हुआ था, जो वसंत की हवा से धीरे धीरे बह रहे थे और अपने साथ जंगल की सुगंध लिए हुए थे। सफेद हंस घुमावदार नदी के किनारे हरी भरी घास चर रहे थे। एक युवती, धूसर सफेद फ्रॉक पहने, हाथ में एक लंबी छड़ी लिए उन्हें ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा सुनहरी धूप की किरणों में नहाया हुआ था, जिससे उसके पतले, मुलायम बाल दिखाई दे रहे थे। लड़की की भूरी लंटें, जो एक सफेद कपड़े में करीने से बंधी हुई थी, उसके युवा और जीवन चेहरे को निखार रही थी। नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी लुमियन पर नजर डालते हुए एवा लिजिया ने अपना चेहरा थोड़ा सिकुड़ा। क्या हम यहाँ इस बात पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं कि किस किंवदंती की जांच करना आसान है? आप गिरजाघर की मूर्तियों की तरह पत्थर की प्रतिमा में क्यों बदल गए हैं? एवा, जूता बनाने वाले गुइलोम लिजिया की बेटी थी। गांव के कुछ ही युवाओं में से एक होने के कारण उसके लुमियन और रेमुन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। मैं एक समस्या पर विचार कर रहा हूँ, लुमियन ने सफेद हंसों और लहरदार पानी को निहारते हुए जवाब दिया। क्या समस्या है? रेमुन ग्रेग ने पूछा, जो एवा के हंसों के झुंड की देखभाल कर रहा था। लुमियन ने जवाब देने से पहले सोचा, अगर आपका सामना किसी ऐसे जानवर से हो जाए जिसकी खाल इतनी मोटी हो कि आपका हथियार उसे भेद न सके, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, मैं भागने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। पहाड़ों में जंगली जानवर भरे पड़े हैं, हमें उसका शिकार करने की जरूरत नहीं है, एवा ने जवाब दिया। उसे लग रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। लुमियन ने असहमति जताते हुए धीमी सी आवाज निकाली। क्या होगा अगर वह जानवर असाधारण रूप से दुर्लभ हो, और शहर के रईस उसकी पूजा करते हों, और उसके शव के लिए 100 लुई डी और देने को तैयार हों? 100 लुई डी और 2000 वरल डी और? रेमुंड ने गहरी सांस ली। उसने पहले कभी लुई डी और नहीं देखा था, नहीं कभी उसका इस्तेमाल किया था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे पहले वरल डी और में बदलने की थी। इतनी बड़ी रकम से वह दारियच में एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता था। उसे अब भेड़ बकरियों की देखभाल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने तुरंत सोचा और सुझाव दिया, क्या हम एक शॉटगन उधार ले सकते हैं? जानवर की खाल को भेदा नहीं जा सकता, लुमियन ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। हालांकि वह जानती थी कि शिकार केवल कल्पना की उपज है, जिसका वास्तविक दुनिया में कोई मूल्य नहीं है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई। क्या यह एक शक्तिशाली प्राणी है? भयंकर। लुमियन ने उसके प्रश्न पर विचार करने के लिए कुछ देर रुक गई। यह मेरे जितना ही उग्र है। उसे अपनी खोज जारी रखने के लिए बस इतना ही आश्वासन चाहिए था। रेमुंड, जो अपनी सांस रोके बैठा था, ने राहत की सांस ली। अच्छा, वापस गांव जाओ और कुछ लोगों को इकट्ठा करो। हम उस जानवर को घेर लेंगे और उसकी सारी ताकत छीन लेंगे। एक बार जब वह गिर जाएगा, तो हम उसे बांध देंगे। वह जानता था कि लुमियन लड़ सकता है, लेकिन बस इतना ही। ऐसे में हम केवल 10 लुई डी और पुरस्कार या उससे भी कम मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, लुमियन ने याद दिलाया। अपनी खूबसूरत नीली आंखों वाली आवा के मन में एक विचार आया। मैंने उन्हें पहले भी शिकार करते देखा है। शायद हम एक जाल खोदकर उसे गिरा सकते हैं। इस तरह हमें उसके वापस उठने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लुमियन ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। यह महसूस करते हुए कि योजना बनाने के मामले में एवा और रेमुंड के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, लुमियन ने बातचीत की कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने पूछा, आपके विचार से हमें अगला निशाना किस दिग्गज को बनाना चाहिए? एवा ने सिर हिलाया। इनमें से कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं करता। या तो ये सदियों पुराने हैं या इन्हें केवल एक ही व्यक्ति ने देखा था, जिसकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है। रेमुंड सहमत हो गया। बिल्कुल सही। अगर आप सही लोगों से नहीं पूछेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सुराग नहीं है? लुमियन ने जीभ चटकाते हुए हंसते हुए कहा, आप लोगों में हिम्मत नहीं है। अगर आप मुसीबत का पहला संकेत मिलते ही हार मान लेते हैं, तो बेहतर है कि आप बाकी जीवन हंस और भेड़ चराते हुए बिताएं। लुमियन की बातों पर अवा और रेमुंड गुस्से से आग बबूला हो गए थे। लोगों को भड़काने की बात आती थी तो कौडू में लुमियन सबसे माहिर लोगों में से एक था। एवा ने झट से कहा, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उपयुक्त है, क्योंकि उनसे कहीं अधिक उपयुक्त लोग हैं। यह क्या है? लुमियन की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। जैसे ही एवा बोली, उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन वह इस मुद्दे को उठाना चाहती थी।
बस वह इसे ल्यूमियन और रेमुंड के सामने इतनी आसानी से प्रकट नहीं करना चाहती थी। कुछ सेकंड के तनावपूर्ण सन्नाटे के बाद उसने लुमियन को घूर कर देखा। गांव में सचमुच एक चुड़ैल रहती है। कौन है? लुमियन का दिल घबरा गया। क्या ये औरोर हो सकती है? अगर एवा को पता चल जाता कि औरोर एक जादूगरनी है, तो उसे और औरोर को धर्म जांच आयोग के प्रकोप से बचने के लिए कौडू से भागकर कहीं और जाना पड़ेगा। एवा ने घबराकर चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैडम पुआलिस। मैडम पुआलिस, प्रशासक की पत्नी और पादरी की प्रेमिका। लुमियन को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या आप गंभीर हैं? अगर पुआलिस वाकई एक चुड़ैल थी, तो जब लुमियन को उस महिला के पादरी के साथ अफेयर के बारे में पता चला तो वह इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? ऐसा हो ही नहीं सकता। रेमुंड बेहद आश्चर्यचकित था। आवा दबे पांव चली और गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी। मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन प्रशासक के नौकर चाली ने एक बार यह बात गलती से कह दी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैडम पॉलिस आत्माओं की संदेशवाहक हैं जो मृतकों से बात कर सकती हैं और उन्हें घर लौटने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह गुप्त औषधियां और ताबीज बना सकती हैं। लुमियन ने ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उसे संदेह बना रहा। साइचिक, लोट्स और हिडन वेल जैसी पत्रिकाओं के बाजार में छा जाने के कारण प्रशासक की पत्नी का ऐसे शब्दों से परिचित होना और नौकरों और ग्रामीणों को मूर्ख बनाना कोई असामान्य बात नहीं थी। हमें गिरजाघर जाकर मुखबिरी करनी चाहिए, रेमुंड ने उत्साह से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। लुमियन ने जवाब देने से पहले थोड़ा रुककर कहा, अगर चाली को पता है कि मैडम पॉलिस एक चुड़ैल है, तो प्रशासक को भी पता होना चाहिए, है ना? डॉट डॉट डॉट। हाँ, एवा ने सहमति जताई। लुमियन ने आगे कहा, मैडम पॉलिस पादरी की रखेल भी हैं। अगर हम गिरजाघर जाकर उनकी शिकायत करते हैं, तो शायद हमें सीधे प्रशासक के पास भेज दिया जाएगा। क्या मैडम पुआलिस पादरी की रखेल हैं? एवा और रेमुंड चौंक गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लुमियन हंसते हुए बोला, दिखावा करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। किसी को मत बताना, वरना एक दिन तुम गायब हो जाओगे। एवा और रेमुंड एकमत से सहमत हुए। उनके चेहरे असामान्य रूप से गंभीर थे। पादरी और चुड़ैल के प्रति उनका भय आपस में जुड़ा हुआ था। अगर हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि मैडम पॉलिस एक चुड़ैल है, तो हम दारियज जाएंगे और चर्च में बिशप को ये बात बताएंगे, लुमियन ने उन्हें आश्वासन दिया। ओई, रेमंड ने उत्साह से सिर हिलाया। मुखबिरी करने से पहले उन्हें पूरी तरह आश्वस्त होना था। अन्यथा, अगर मैडम पॉलिस निर्दोष साबित हुई तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद लुमियन, जो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, खड़ा हो गया और एवा और रेमुंड से बोला, मैं जा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पर। नहीं तो और मुझे लकड़ी की छड़ी से दौड़ाएगी। तुम दोनों हंसों का ख्याल रखना। डॉट डॉट डॉट। ठीक है। एवा के साथ अकेले रहने की संभावना से रेमुंड रोमांचित था। एवा नाखुश लग रही थी। डॉट 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 डॉट। जैसे ही लुमियन कौडू के पास पहुंचा, उसने अपने पदचिह्न मिटाने शुरू कर दिए और लगातार इस बात पर ध्यान देता रहा कि कहीं आसपास कोई है या नहीं। उसे सावधान रहना होगा, खासकर अब जब पादरी और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे। उनके अवलोकन के अनुसार पादरी गुइलॉम बेनेट आसानी से माफ करने वालों में से नहीं थे। वह यथासंभव गुमनाम रहने की कोशिश करते हुए ओल्ड टैवन की ओर चल पड़ा। अचानक उसे दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। ल्यूमियन ने मुड़कर देखा तो रयान, ली और वैलेंटाइन नारोका और अन्य लोगों की ओर आ रहे थे। लिया के घूंघट और बूटों पर लगी घंटियां स्पष्ट और मधुरता से बज उठी। वे पिछले 2 दिनों से गांव में घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। लुमियन उलझन में था और थोड़ा सतर्क भी। जब लुमियन सुनसान कस्बे के चौक और अप्रत्याशित रूप से गांव लौट आए चरवाहे प्यारे बेरी के बारे में सोच रहा था, तो उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या गांव में कुछ होने वाला है? उसे अपनी बुद्धिमान और जानकार बहन औरोर से बात करनी थी और उसकी राय जाननी थी। ल्यूमियन किसी तरह चुपके से ओल्ड टैवन में घुसने में कामयाब रहा और उसने उस महिला को देखा जिसने उसे टैरो कार्ड दिया था। वह अपनी हमेशा की जगह पर बैठकर खाना खा रही थी। लुमियन ने झुककर एक नजर डाली। ऑमलेट ऑलार्ड, क्या आपको ये थोड़ा ज्यादा मीठा नहीं लगता? दारियच में ये व्यंजन आम लोगों द्वारा अपने अमीर मेहमानों को प्रभावित करने का पसंदीदा तरीका था। हालांकि लुमियन को इस बात पर संदेह था कि यह शहरी महिलाओं के लिए बहुत अधिक तैलीय और भारी हो सकता है।
उस महिला ने सुनहरे रंग के ऑमलेट का एक टुकड़ा धीरे धीरे खाया और उसका आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये सचमुच एक अनमोल रत्न है। इसमें एक ऐसा स्थानीय स्वाद है जो बेहद लाजवाब है। तुम इतनी जल्दी लंच कर रही हो? लुमियन ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। महिला की हल्की नीली आंखों में थकावट की झलक दिखाई दी जब उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाश्ते का समय हो गया है। समय क्या हुआ है? लुमियन ने अपने विचारों को जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। उसने लगभग खाली पड़े ओल्ड टैवन पर नजर डाली और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैंने सपने में एक खंडहर देखा और मुझे एक राक्षस दिखाई दिया। ओह! महिला ने पलक भी नहीं झपकाई। उसके चेहरे पर शरारत भरी चंचलता का एक संकेत था जिसे लुमियन पूरी तरह समझ नहीं पाया। लुमियन ने खुद को संभाला और अपनी कहानी सुनाई। मैं इस राक्षस को कैसे पराजित करूं? उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, यह मरा हुआ है या जीवित? यह अभी भी सक्रिय है। मैं इसे खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। लुमियन ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी और फिर सहज भाव से जवाब दिया। उसने एक पल के लिए गंभीरता से विचार किया और फिर धीरे से जवाब दिया, मैं इसकी सांसें महसूस कर सकता हूँ। इसलिए ये जीवित होना चाहिए। अगर यह अभी भी सांस ले रहा है तो और कोशिश करो। इसका सिर काट दो या इस पर तेल डालकर आग लगा दो। इसे जिंदा दफना दो। कौन जाने, शायद यह मर ही जाए। महिला ने अपने भोजन का आनंद लेते हुए बेपरवाही से सुझाव दिया। जब सारे विकल्प आजमा लिए जाएं और फिर भी कुछ न हो पाए तो मेरे पास आना। लेकिन मैं तुम्हारी कोई आया नहीं हूं जो हर छोटी मोटी समस्या में तुम्हारा ख्याल रखेगी। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें खुद ही इसका हल निकालना होगा। वह तो वाकई बहुत आकर्षक है। लुमियन निराश या हताश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह महिला इशारा कर रही थी कि अगर हालात वाकई गंभीर हो गए तो वह मदद करेगी। और इस तरह के राक्षस का तो जिक्र करना भी बेकार था। लेकिन मामूली सी बात भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। लुमियन को माइग्रेन होने लगा था। उसने उस महिला की सलाह मानने का निश्चय किया। वह सबसे पहले उसका सिर काटने, उसे जलाने, उसे जिंदा दफनाने और जो भी उसके दिमाग में आए वह सब करने की कोशिश करेगा। अध्याय 12। अंतर्धाराएं। जैसे ही लुमियन ओल्ड टैवन से निकला, उसने अपने गुप्त तरीके अपना लिए और उसी रास्ते पर चुपके से चलने लगा जिससे वह हमेशा घर जाता था। निश्चित रूप से उसने पोन्स बेनेट के एक गुंडे को पेड़ के पीछे छिपकर राहगीरों की जासूसी करते हुए देखा। पादरी को तो ये भी नहीं पता कि कब रुकना है। लुमियन ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन लुमियन जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं सीमित थीं और वह डारिएज क्षेत्र में स्थित चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन का ध्यान आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। धर्म जांच आयोग पलक झपकते ही उस पर टूट पड़ता, जो और के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। जब तक लुमियन को मजबूरी में शहर छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प न बचे, तब तक उसके पास पादरी की अनैतिक गतिविधियों को उजागर करने और उसे मठ में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लुमियन को सावधान और चालाक होना था, ठीक वैसे ही जैसे उसने विदेशियों को पादरी और मैडम पुआलिस के बीच के प्रेम प्रसंग का पता चलने दिया था। लुमियन इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्ट अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद सतर्क था। अगर लुमियन ने मैडम पुआलिस की दुर्दशा को सबके सामने उजागर किया तो उसे बदले में कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि यह ज्यादा संभव था कि बेओस्ट उसके विरुद्ध क्रोध और कटुता से भर उठेगा। इससे लुमियन के पास कौडू से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और पादरी और प्रशासक दोनों ही उसका पीछा कर रहे होंगे। वह सावधानी से आगे बढ़ा और कई घरों के बीच से गुजरने वाली एक संकरी गली से होकर चक्कर लगाया। रास्ते में लुमियन ने अपनी सूझबूझ और आसपास के वातावरण का सहारा लेकर खुद को छिपाया। वह दीवारों के पीछे छिपता, दरवाजों से होकर निकलता और जरूरत पड़ने पर पेड़ों के पीछे शरण लेता। जैसे ही वह गली के अंत के करीब पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। गिलोम, उस बच्चे का पीछा करने में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? चलो आज रात और के घर चलते हैं और उसे पकड़ते हैं। हमारे पास संख्या बल है और की लड़ने की क्षमता हमें रोकने के लिए काफी नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम शहर से अतिरिक्त सहायता भी मंगवा सकते हैं। गुलोम, पादरी भी यहाँ हैं। लुमियन रुक गया और कोने में छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगा ताकि पता चल सके कि पादरी ने उसके लिए क्या योजना बनाई है।
गुइलॉम बेनेट की आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। क्या आपको लगता है कि और की क्षमताएं यहीं तक सीमित हैं? अगर उसके पास मुझसे भी अधिक अलौकिक शक्तियां हों तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आह, पोन्स बेनेट स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। एक चुड़ैल, आप कह रहे हैं? गुइलॉम, शायद अब आपके लिए दारिएच जाकर धर्म जांच आयोग से मिलने का समय आ गया है। अगर आप किसी असली चुड़ैल को पकड़ लेते हैं, तो चच आपको निस्संदेह एक बड़ा इनाम देगा। और इसके साथ, आप अंततः वह असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप इतने वर्षों से तरस रहे हैं। बेवकूफ, गुइलॉम बेनेट ने अपने भाई को डांटते हुए कहा। क्या तुम्हें पता नहीं इस गांव में क्या हो रहा है? जांच एजेंसियों की नाक कुत्तों जैसी है। वे किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। समय आने पर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। भले ही और हमसे निपटना चाहे, मेरे पास दूसरे उपाय हैं, उसने कहा। हमें धर्म जांच आयोग का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। तो गांव में अब क्या हो रहा है? लुमियन ने इस बात को गंभीरता से लिया और उत्सुक हो गया। असामान्यताओं के अपने अवलोकनों को मिलाकर उन्होंने महसूस किया कि गांव में कुछ भयानक पनप रहा था और विकसित हो रहा था, जैसे शांत समुद्र के नीचे एक अशांत अंतरधारा। ल्यूमियन को निराशा हुई क्योंकि पोन्स बेनेट ने इस विषय पर विस्तार से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने किसी और बात पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आपके पास किसी चुड़ैल से निपटने का कोई तरीका है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, पादरी गुइलॉम बेनेट ने दबी आवाज में जवाब दिया। अब हम लुमियन से निपटने का काम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें दिखावा बनाए रखना होगा। किसी को भी मेरे बदले की भावना पर शक नहीं होने देना है। इससे विदेशियों को जरूरी संपर्क मिल जाएंगे और इसका बुरा असर पड़ेगा। अब तुम्हें बस इतना करना है कि हर संबंधित व्यक्ति को याद दिला दो और उन गंवारों को डरा दो जो शायद इस बात पर ध्यान दें। उन्हें विदेशियों के सामने राज खोलने मत देना। गिलॉम, तुम्हारा मतलब है कि वे विदेशी उस मामले की जांच करने के लिए यहाँ आए हैं? पोन्स बेनेट भयभीत और चिंतित दिखाई दिए। खुद को देखो, सिर्फ ताकतवर शरीर, दिमाग बिल्कुल नहीं। तुम अपने भाई से बिल्कुल अलग हो, जो जन्मजात नेता है। लुमियन ने मन ही मन पोन्स बेनेट का मजाक उड़ाया। पादरी के प्रति अपनी घृणा के बावजूद, जिसे वह एक धर्मगुरु के बजाय एक अशिष्ट और लालची व्यक्ति मानता था, लुमियन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। उसकी सीधी सादी, दबंग शैली और स्पष्ट सोच ने ग्रामीण इलाकों के लोगों का दिल जीत लिया, जिससे उनके लिए उसे आदर्श मानना और उस पर भरोसा करना आसान हो गया। गुइलॉम बेनेट ने उपहास किया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक उन विदेशियों को कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं कौडू का पादरी बना रहूंगा। पॉन्स, आपको ये समझना होगा कि भय और धौंस के बल पर शासन करने से शांति या समृद्धि नहीं आएगी। चर्च एक बर्बाद शहर नहीं चाहता जो कर न चुका सके। हमें सत्ता बनाए रखने के लिए मित्रों और अनुयायियों की आवश्यकता है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करके हम उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। चर्च हम स्थानीय लोगों और हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों और अनुयायियों पर भरोसा करता है कि वे यहाँ के मामलों को संभालेंगे और बाहर के लोगों को नहीं लाता जो गड़बड़ कर सकते हैं। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, उच्च अधिकारी मुझ पर भरोसा करते रहेंगे। ठीक है, मैं गिरजाघर जा रहा हूँ। ये बात तर्कसंगत और प्रेरक तो लगती है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि केवल दारिएच तक ही सीमित है। और ने मुझे बताया था कि जब चच दुष्ट देवताओं से ग्रसित गांवों का सामना करता है, तो वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और जमीन को जमींदोज कर देते हैं। वे सिर्फ वयस्कों को ही नहीं मारते, बल्कि बच्चों को भी मार डालते हैं। लुमियन लगभग गुइलॉम बेनेट की बातों से प्रभावित हो गया था। सौभाग्य से, और ने उसे शाश्वत धधकते सूर्य के चच और भाप और मशीनरी के देवता के चच की भयानक प्रतिष्ठा के बारे में चेतावनी दी थी। पादरी के चले जाने के बाद लुमियन ने एक अलग रास्ता अपनाया और बिना किसी चोट के घर वापस आ गया। एकदम साफ सुथरे एप्रन पहने और ओवन के आसपास चहल पहल कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? लुमियन ने उत्सुकता से पूछा। दोपहर के भोजन के समय में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। और ने अपने सुनहरे बालों की एक लट को कान के पीछे किया और मुस्कुराते हुए कहा, एक नई टोस्ट रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। चावल की रोटी। आपको इतनी सारी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। लुमियन अंदर तक हिल गया। उसे यकीन था कि और खास तौर पर उसके लिए कुछ खास बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम इससे भी ज्यादा आत्ममुग्ध हो सकती हो? मेरे लिए बेकिंग एक तरह का मनोरंजन है।
ये समय बिताने का एक शानदार तरीका है, समझे? तो फिर तुम्हें बाहर जाना क्यों पसंद नहीं है? बाहर मौज मस्ती के बहुत सारे मौके हैं, लुमियन ने पूछा। उसे हमेशा लगता था कि और घर में रहना पसंद करती है क्योंकि वह अपने जादूगर होने से जुड़े खतरों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम इससे भी ज्यादा आत्ममुग्ध हो सकती हो? मेरे लिए बेकिंग एक तरह का मनोरंजन है। ये समय बिताने का एक शानदार तरीका है, समझे? तो फिर तुम्हें बाहर जाना क्यों पसंद नहीं है? बाहर मौज मस्ती के बहुत सारे मौके हैं, लुमियन ने पूछा। उसे हमेशा लगता था कि और घर में रहना पसंद करती है क्योंकि वह अपने जादूगर होने से जुड़े खतरों को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। और ने अपना सिर घुमाया और उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। आपका मतलब शराब पीना और जुआ खेलना है? याद रखना, मैं अपनी खुद की शख्सियत हूँ, दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ और न ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ। ल्यूमियन को उसके बयान का पहला भाग तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा भाग उसे समझ नहीं आया। आह, क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं? और ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। संक्षेप में कहें तो आपकी बहन ज्यादातर समय बेहद अंतर्मुखी है। ज्यादातर समय से आपका क्या मतलब है? लुमियन ने उलझन में पूछा। इंसान विरोधाभासों का चलता फिरता भंडार है, और ने ओवन की ओर मुड़ते हुए सोचा। तुम्हें याद नहीं, कभी कभी मैं बहुत बातूनी हो जाती हूँ, बाहर जाकर बूढ़ी औरतों की गपशप सुनने के लिए बेताब रहती हूँ। कभी कभी मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ और उन्हें कहानियां सुनाती हूँ। और कभी कभी मैं बेफिक्र होकर मैडम पॉलिस के घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों में घूमती हूँ और जोर जोर से चिल्लाती हूँ। उस समय तुम उससे भीगे गुलाब की तरह चमकते थे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे और फिर उन्हें चुभते थे। लुमियन मन ही मन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। मैडम पॉलिस का जिक्र होने के कारण लुमियन ने विषय बदलने का फैसला किया। डॉट 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 और ओह, ग्रांड सोअर, मैंने मैडम पॉलिस के बारे में एक अफवाह सुनी। यह क्या है? और ने अपनी जिज्ञासा नहीं छिपाई। वह एक जादूगरनी है जो मृतकों से बात कर सकती है। लुमियन ने अपनी बहन को आवा द्वारा बताई गई बातें बताईं। उसने अपने द्वारा देखी गई असामान्य घटना और गुइलॉम बैनेट की टिप्पणियों का भी जिक्र किया। और ने अपना काम रोक दिया और अपने भाई की बात ध्यान से सुनने लगी। उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। ल्यूमियन के बोलने के बाद और ने उसे मुस्कुराकर देखा और उसके डर को दूर किया। ज्यादा चिंता मत करो, वे तीनों विदेशी यहाँ किसी गुप्त काम के लिए आए होंगे जो पादरी और उनके साथियों ने किया होगा। इसका संबंध मैडम पॉलिस से हो सकता है। फिलहाल मैडम पॉलिस से पंगा मत लेना, मैं उन पर नजर रखूंगी। गांव को और अच्छे से घूमो, उन विदेशियों से मिलो जुलो और पता लगाने की कोशिश करो कि वहाँ क्या चल रहा है। हाँ हाँ, उसकी तुलना में तो वह महिला कहीं ज्यादा दिलचस्प है जिसने तुम्हें जादू की छड़ी वाला कार्ड दिया था। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें कौडू छोड़ने पर विचार करना होगा। हम अभी से व्यवस्था करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लुमियन ने सहमति में सिर हिलाया। डॉट 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 कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, और अगर हमें कौडू छोड़ना ही पड़े तो तुम कहाँ जाने की योजना बना रही हो? ट्राय, और ने बिना किसी झिझक के कहा। ट्राय इंटिस गणराज्य की राजधानी थी, जो पूरे महाद्वीप में संस्कृति और कला का शिखर था। क्यों? ट्राय के बारे में सोचते हुए भी लुमियन ने यह सवाल लापरवाही से पूछा। हर इंटिसियन ट्राय घूमने का मौका पाने की ख्वाहिश रखता था। ट्राय परिवार की नज़र में इंटिस में केवल दो प्रकार के लोग थे, ट्राय और बाहरी लोग। और ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक पैगंबर ने एक बार कहा था, जब तक ट्राय कायम रहेगा तब तक हर्षोल्लास और उल्लास कभी कम नहीं होंगे। उद्धरण। अध्याय 13। प्रयास। आधी रात का सन्नाटा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सपने में ल्यूमियन ने एक बार फिर करवट बदला। सबसे पहले उसे एक हल्की भूरी धुंध दिखाई दी। अचानक ही उसने अपना हाथ अपनी कमीज की जेब में डाल दिया। ठंडी, कठोर धातु की सिहरन भरी अनुभूति तुरंत उसके दिमाग में दर्ज हो गई। उसने वह वस्तु उठा ली जिसे उसने महसूस किया था। सोने की एक चमक उसकी आंखों में कौंध गई। यह एक सोने का सिक्का था। ए लुईडी, और यह अभी भी यही है। लुमियन उठ बैठा और खुद को नीचे की ओर देखने लगा। उन्होंने अभी भी अपने पिछले अभियान के सूती वस्त्र, पतलून और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। लगभग 2 मीटर लंबा स्टील का कांटा और तेज लोहे जैसी काली कुल्हाड़ी उनकी पहुंच के भीतर रखी थी।
सपने से बाहर आने के समय उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सपना लगातार बना रहता है। हर बार प्रवेश करने पर यह रीसेट नहीं होता। लुमियन ने लुई डी और को संभाला और उसे अपनी सूती कमीज की भीतरी जेब में रख लिया। हालांकि इसे साकार नहीं किया जा सका, फिर भी इसे पाकर खुशी हुई। ल्यूमियन बिस्तर से उठा और कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि खंडहरों में स्थित लाल पर्वत शिखर में कोई बदलाव नहीं आया है। उसने अपनी कुल्हाड़ी और कांटा उठाया, अपने कमरे से बाहर निकला और मंद रोशनी वाले गलियारे में प्रवेश किया। औरोर के बेडरूम और स्टडी रूम के दरवाजे थोड़े खुले रह गए थे। ल्यूमियन ने उनका संक्षिप्त अध्ययन किया, फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। सपने में मेरा कमरा असलियत से लगभग हूबहू मिलता जुलता है। उसमें वे सभी चीजें मौजूद हैं जिनकी उम्मीद की जाती है। पहली नजर में औरोर का कमरा भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। हालांकि क्या मैं उसकी जादू टोने की नोटबुक, गुप्त औषधि का सूत्र ढूंढ सकता हूँ, या उसके कमरे में जादू का बनने का तरीका सीख सकता हूँ? यह विचार किसी शैतान की फुसफुसाहट के समान था, जिससे लुमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे इसे आजमाने का मन हुआ। अज्ञात, खतरनाक और रहस्यमय खंडहरों की खोज करने की तुलना में औरोर के कमरे की छानबीन करना कहीं अधिक सरल और सुरक्षित विकल्प था। नहीं, नहीं, लुमियन ने अपना सिर जोर से हिलाया और उस विचार को त्याग दिया। वह औरोर की निजता का उल्लंघन करने के बजाय जोखिम उठाना बेहतर समझता था। वह उसकी अनुमति के बिना उसके बेडरूम में कदम नहीं रखता था। ये औरोर के प्रति उनके सम्मान के कारण था। अगर औरोर न होती तो वह 5 साल पहले सड़कों पर एक बच्चे के रूप में ही मर गया होता। लुमियन ने अपनी पीड़ा भरी निगाहें हटाईं और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। अगर कमरे में मौजूद व्यक्ति औरोर नहीं होती, तो वह उपयोगी जानकारी की तलाश में पहले ही अंदर घुस चुका होता। नीचे पहुंचने के बाद लुमियन ने जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने रसोई में रखे सामान का निरीक्षण किया। औरोर द्वारा एकत्रित जैतून का तेल, मक्के का तेल और पशु वसा बाल्टियों और डिब्बों में करीने से रखे गए थे, ठीक वैसे ही जैसे वास्तविकता में होता है। लगभग सहज ही लुमियन ने मक्के के तेल की बाल्टी उठाई और उसे चूल्हे के पास रख दिया। इसे चुनने का उनका एकमात्र कारण ये था कि पशु वसा और जैतून का तेल अधिक महंगे थे। फिर उसने कुशलतापूर्वक कोयले और लकड़ी की मदद से चूल्हे में आग जलाई और उसे जलाने के लिए 2 मशालें बनाई। वह उस राक्षस को जलाकर राख करने की तैयारी कर रहा था। स्वाभाविक रूप से, अगर अन्य विकल्प होते तो बेहतर होता। यह अंतिम उपाय था। इन कार्यों को पूरा करने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, दरवाजा खोला और चला गया। इसके बाद लुमियन ने कुछ असामान्य देखा। सपने में छाई हल्की भूरी धुंध पहले से ज्यादा नम लग रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन भी थोड़ी कीचड़ भरी थी। क्या बारिश हुई? जब मैं अनुपस्थित होता हूँ या सपना देख रहा होता हूँ, तब यह स्थान कुछ नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से बना रहता है और विकसित होता है। लुमियन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे आभास था कि यह उचित ही था। औरोर की विचित्र कहानियों को याद करते हुए अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या यह असली दुनिया हो सकती है? मेरा सपना वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्या वह टैरो कार्ड मुझे सचेत अवस्था में रहते हुए सपने और खंडहरों के बीच की बाधा को पार करने में सक्षम बनाता है? ल्यूमियन ने तेजी से अपने आसपास का जायजा लिया और महसूस किया कि सपने की परिधि पर खंडहरों के दोनों ओर एक अंतहीन धूसर कोहरा छाया हुआ है। मैं बाद में देख लूंगा। मैं खंडहरों में नहीं जाऊंगा। मैं इस धुंध से बाहर निकलकर देखूंगा कि इस धुंध से गुजरने के बाद यह एक अवास्तविक और अतार्किक सपना है या फिर यहाँ सचमुच जमीन, आकाश, गांव और शहर हैं। यदि यह पहला विकल्प था, तो इसका अर्थ था कि यह स्थान अभी भी एक सपना था। यदि ऐसा नहीं था, तो लुमियन को यह पुष्टि करनी थी कि यह कौन सी दुनिया थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि लुई डी और के उपयोग के आधार पर ये स्थान अभी भी इंटेस गणराज्य में प्रतीत होता है, लेकिन यह वर्तमान युग का नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा स्थान हो सकता है जो दशकों या सदियों पहले लुप्त हो गया हो। हालांकि लुमियन को यह आभास हो गया था कि उसके लिए इस घने भूरे कोहरे से बाहर निकलना लगभग असंभव होगा। उसने अपने विचारों को समेटा और खंडहरों की ओर बढ़ गया। वह ये नहीं भूला था कि सपने में प्रवेश करने का उद्देश्य उस राक्षस से मुकाबला करने का प्रयास करना था। कंकड़ और दरारों से भरे कीचड़युक्त बीहड़ इलाके में 100 से 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद लुमियन अचानक रुक गया। उसने एक समस्या के बारे में सोचा।
उन्होंने पहले की तैयारियों में किसी बात को नजरअंदाज कर दिया था। पहले उसके 2 मंजिला घर में आग नहीं लगती थी। धुंध से घिरी इस दुनिया में वह काफी सुरक्षित था। लेकिन अब उसमें एक धधकती भट्टी थी जिससे रोशनी निकल रही थी। क्या ये राक्षसों के झुंड को आकर्षित करेगी और सुरक्षित क्षेत्र को असुरक्षित बना देगी? ल्यूमियन ने सहज ही अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां से वह आया था। उसने देखा कि धुंधली धूसर धुंध में डूबी हुई 2 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में लगी विभिन्न कांच की खिड़कियों पर लाल रंग की चमक अंकित हो गई थी। यह अंधेरी दुनिया में प्रकाश स्तंभ के समान था। डॉट डॉट डॉट। काफी समय बीत जाने के कारण आग बुझाने का प्रयास करना स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी थी। लुमियन ने अपनी गति तेज की और खंडहरों में प्रवेश किया और आग की लपटों से ढह चुकी इमारत में शरण ली। उसने कुल्हाड़ी को अपनी कमरबंद के पीछे बांधा और फुर्ती से एक दीवार पर चढ़कर ईंटों और लकड़ी से अलग किए गए एक अंधेरे कोने में छिप गया। लुमियन ने जंगल के दूसरी ओर स्थित अपने घर को देखा। समय बीतने के साथ साथ उसने आग की ओर आकर्षित होने वाले किसी भी राक्षस को नहीं देखा। लगता है आग से कोई बदलाव नहीं आएगा। कम से कम मेरे घर पर राक्षसों का हमला तो नहीं होगा। लुमियन ने राहत की सांस ली। इसका मतलब यह था कि अगर उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़ता, तो जब तक वह तुरंत घर भागकर जल्द से जल्द सो सकता था, तब तक वह उससे सफलतापूर्वक बच सकता था। वह इस बात पर विचार करने लगा कि पिछले राक्षस को कैसे लुभाकर खत्म किया जाए। उनकी संक्षिप्त झड़प से उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि उसकी ताकत, गति, प्रतिक्रिया समय और फुर्ती उसके समान ही थी, लेकिन वह समझ गया था कि वह सहज प्रवृत्ति से लड़ता है। उसमें पर्याप्त अनुभव, विशेषज्ञता या उससे मेल खाने वाली बुद्धि का अभाव था। इसीलिए जब उसने उस पर घात लगाकर हमला किया तो वह उसे मात देने और मार गिराने में सक्षम रहा। ये भी अचंभित और स्तब्ध रह जाएगा। यह मनुष्यों से बहुत अलग नहीं है। युद्ध तकनीकों के अलावा मेरे पास उससे 2 और फायदे हैं। पहला, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ है। दूसरा, मुझे हथियार चलाना और औजारों का उपयोग करना आता है। यही वह सबसे बड़ा फायदा है जो मनुष्यों को ऐसे राक्षसों पर प्राप्त होता है। जब तक मैं सावधानी बरतता रहूंगा, इसे दोबारा हराना मुश्किल नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि इसे पूरी तरह से जड़ से कैसे खत्म किया जाए। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही लुमियन जानबूझकर कुछ हलचल मचाने वाला था ताकि वह किसी राक्षस को लुभा सके, तभी उसने देखा कि एक आकृति चुपके से बगल में स्थित पूरी तरह से खंडहर हो चुके घर की ओर बढ़ रही है। वह आकृति गहरे लाल रंग की थी और उस पर त्वचा नहीं थी। उसकी मांसपेशियां, रक्तवाहिकाएं और नसें दिखाई दे रही थी। ये वही राक्षस था जो पिछली बार मिला था। पहले के विपरीत, ये राक्षस गोबर उठाने वाले कांटे का इस्तेमाल कर रहा था। गोबर साफ करने वाला कांटा। इसे हथियार चलाना भी आता है। लुमियन का चेहरा सख्त हो गया और उसके भाव गंभीर हो गए। अनजाने में ही उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। जैसे ही राक्षस करीब आया और मुड़ा, लुमियन ने उसकी पीठ, गर्दन और गर्दन के पिछले हिस्से पर बड़े बड़े घाव देखे। हालांकि अब उन दरारों से मवाद नहीं निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। ये वही है जिससे मेरा सामना पहले हुआ था। इसकी स्वयं को ठीक करने की क्षमता सामान्य मनुष्यों की तुलना में कई गुना अधिक है। लुमियन ने बिना आवाज किए हौंफते हुए कहा। उन्होंने खुद को संयमित करने के लिए मजबूर किया और तेजी से स्थिति का आकलन किया। पलक झपकते ही लुमियन एक निर्णय पर पहुंच गया। यह एक सुनहरा अवसर था और उसे इसे हाथ से जाने नहीं देना था। वह इसे यूं ही हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने चुपचाप अपने पास पड़ी एक पत्थर की ईंट उठाए और वांछित स्थान पर राक्षस के आने की प्रतीक्षा करने लगा। महज कुछ ही कदमों में वह राक्षस लुमियन के मारक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ल्यूमियन ने अचानक पत्थर की ईंट को राक्षस के पीछे जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम। पत्थर की ईंट खड़खड़ाने लगी, जिससे राक्षस घूम गया और हमलावर को ध्यान से देखने लगा। ये देखकर लुमियन ने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ ली और दीवार से राक्षस की ओर उग्रता से झपटा। टकराना। कुल्हाड़ी राक्षस की गर्दन पर जोर से गिरी और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। 2 जोरदार धमाकों के साथ लुमियन और राक्षस एक साथ जमीन पर गिर पड़े। ल्यूमियन फुर्ती से उठा, अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और तेजी से आगे बढ़कर राक्षस की गर्दन पर जोरदार वार किए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। राक्षस को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जैसे ही सिर एक तरफ लुढ़का, त्वचा विहीन शरीर 2 बार कांप उठा और हिलना बंद कर दिया।
ल्यूमियन यही नहीं रुका। उसने एक तिरछा कदम बढ़ाया, अपनी कुल्हाड़ी घुमाए और उस क्रूर सिर को उसकी मोटी पीठ के साथ चूर चूर कर दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद उसने घूमकर उजागर हुई मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और प्रावरणी पर वार किया, जिससे हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंग कुचल गए। ये सब करने के बाद लुमियन 2 कदम पीछे हटा और अपने काम का जायजा लिया। वह हौंफते हुए धीरे से हंसा। मुझे लगा था कि तुम सचमुच अजेय हो। किसने सोचा होगा कि तुम में इतनी कम क्षमता है। दबी हुई हंसी के बीच धड़ से अलग हुआ शव अचानक ऊपर की ओर उछल पड़ा। ल्यूमियन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सहज रूप से मुड़कर भाग जाना चाहता था। उसने इस आवेग को बलपूर्वक दबा दिया और अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए एक बार फिर आगे बढ़ गया। 2 बार उछलने के बाद शव फिर से स्थिर हो गया, मानो उसका तड़पना व्यर्थ ही रहा हो। ल्यूमियन ने कुछ देर और उसका बारीकी से निरीक्षण किया और अंततः पुष्टि की कि वह राक्षस पूरी तरह से मर चुका था। कितना दृढ़ निश्चयी! लुमियन ने मन ही मन आह भरी। फिर वह झुककर नीचे बैठ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से मांसपेशियों और शिराओं को खोलकर शव का बारीकी से निरीक्षण किया। उस राक्षस की शारीरिक बनावट मनुष्य से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से अधिक सजीव थीं। हालांकि वह मर चुका था, फिर भी उसके कुछ घाव हल्के हल्के हिल रहे थे। न तो कोई खजाना है, न ही कोई अलौकिक शक्ति मेरे शरीर में स्थानांतरित हुई है। लुमियन ने अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन किया और कुछ हद तक निराश महसूस किया। ये कहावत कि हर राक्षस को मारने से इंसान और भी मजबूत हो जाता है, वास्तव में केवल और की कहानियों में ही मौजूद थी। इसके बाद उसने राक्षस के शव और सिर को खंडहर हो चुकी इमारत में स्थानांतरित कर दिया और उन्हें ईंटों और लकड़ी से ढककर दफना दिया। इसके बाद उसने जले हुए घर की पूरी तलाशी ली, इस उम्मीद में कि उसे कुछ मिल जाए। अध्याय 14 अलग राक्षस। खोजबीन के बाद लुमियन को काफी संख्या में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के मिले। कुल मिलाकर 197 वरल डी और 25 कॉपे थे। इनमें से अकेले लुई डी और की संख्या 5 थी। जहां तक कागजी नोटों की बात है, उन्हें केवल कुछ संदिग्ध अवशेष ही मिले। पैसों के अलावा लुमियन को एक छोटी नीली किताब भी मिली। पुस्तक का आवरण धूसर नीला था और इसका आकार लगभग 21 सेंटीमीटर लंबा और 28.5 सेंटीमीटर चौड़ा था, जो कि इन गांवों और कस्बों में पाई जाने वाली एक सामान्य आकृति है। ये कैलेंडर पर आधारित था और इसमें 2 प्रमुख चर्चों की धार्मिक शिक्षाओं का समावेश था। इसने किसानों और पशुपालकों को खेती करने, उत्पादन करने और पशु चराने में मार्गदर्शन करने में काफी सकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन समृद्ध हुआ। स्वाभाविक रूप से, भले ही सम्राट रोसेल द्वारा अनिवार्य शिक्षा की वकालत किए हुए लगभग 2 शताब्दियां बीत चुकी थीं, फिर भी बड़ी संख्या में किसान, चरवाहे और मजदूर ऐसे थे जो मुट्ठी भर शब्दों से अधिक नहीं जानते थे और निरक्षर थे। उन्हें आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के कुछ लोगों के स्पष्टीकरण पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो उन्हें नीली किताब, जिसे शाब्दिक रूप से लिवरे ब्लू के नाम से जाना जाता था, से मिलते थे। ल्यूमियन ने लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे और महसूस किया कि नीली किताब उसकी अपनी किताब से बिल्कुल अलग नहीं थी। बस फर्क इतना था कि वह देखने में थोड़ी पुरानी लग रही थी। ये रहा नीला सिक्का और ढेर सारा सुनहरा सोना। ये परिवार निस्संदेह ग्रामीण इलाके में संपन्न है। कौडू में ऐसे 5 से ज्यादा परिवार नहीं हैं। लुमियन ने नीला सिक्का फेंक दिया और सोने, चांदी और तांबे के सिक्के अलग अलग जेबों में रख लिए। कुछ सूती कमीज की जेब में गहराई से रखे, कुछ उसकी पैंट की जेब में और कुछ चमड़े की जैकेट की जेब में बेतरतीब ढंग से ठूंस दिए। हालांकि लुमियन जानता था कि इस धन को वास्तविकता में नहीं लाया जा सकता, फिर भी वह इसे सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा करने से खुद को रोक नहीं सका। सोने, चांदी या तांबे के ये छोटे छोटे गहने सचमुच बेहद आकर्षक थे। आवारागर्दी के दिनों में वह अपने सामने आने वाले हर सिक्के को संजोकर रखता था, चाहे वह एक छोटा सा सिक्का ही क्यों न हो। वह अक्सर उनके लिए दूसरों से लड़ता था और उन्हें पाने के लिए जोखिम भी उठाता था। इलाके का जायजा लेने के बाद लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लाल भूरे रंग की पर्वत चोटी के करीब स्थित ढह चुकी इमारत की ओर रेंगते हुए बढ़ा। वह और भी गहराई में उतरता चला गया। हर बार जब वह घेरे के केंद्र में खाली जगह से गुजरता, तो उसे डर लगता कि दर्जनों राक्षस अचानक उस पर हमला कर देंगे, क्योंकि वह जगह छिपने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। धुंधली सी छाई हुई कोहरे में लुमियन नीचे झुककर एक अध की पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया।
वह वहां उकड़ू बैठ गया और अपने शरीर को छिपाने के लिए दीवार का सहारा लिया। उसने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और आगे के क्षेत्र का जायजा लिया। ये ध्वस्त इमारतों की दो पंक्तियों के बीच एक संकरी पट्टी थी। वहां न पेड़ थे, न खरपतवार, बस बजरी, दरारें और मिट्टी थी। अचानक एक आकृति ल्यूमियन की दृष्टि रेखा में आ गई। वह सामने वाली इमारत में खड़ा था और किसी चीज को घूर रहा था। यह आकृति काले रंग के हुड वाले चोगे में लिपटी हुई थी। पीछे से देखने पर उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। वह एक साधारण मनुष्य प्रतीत होता था। जैसे जैसे लुमियन और भी सतर्क होता गया, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। ऐसे स्वप्निल खंडहर में एक सामान्य व्यक्ति का दिखना किसी राक्षस के दिखने से कहीं अधिक भयावह था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, वह आकृति धीरे धीरे घूम गई। लुमियन ने एक सरसरी नजर डाली और फिर झट से अपना सिर पीछे खींच लिया। वह दीवार से टिक गया और हिलने की हिम्मत नहीं की। एक ही नजर में उसे ऐसा लगा मानो वह नरक या किसी अथाह खाई में उतर गया हो। वह आकृति वास्तव में एक इंसान की थी, लेकिन उसके 3 चेहरे और 6 आंखें थीं। सामने वाले व्यक्ति का चेहरा धुंधला आंखों वाला, कम घनी भौं वाला और असंख्य झुर्रियों वाला था। वह स्पष्ट रूप से एक बूढ़ा व्यक्ति था। बाईं ओर तराशा हुआ चेहरा था, जिसमें तेज दिखने वाली नीली आंखें और घनी काली दाढ़ी थी, जिससे वह एक हटे कट्टे आदमी जैसा दिखता था। दाहिनी ओर की त्वचा चिकनी और कोमल थी, मानो छिला हुआ अंडा हो। नीली आंखों में स्पष्ट मासूमियत और भोलापन झलक रहा था। वह 5 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। ये किस तरह का राक्षस है? लुमियन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होने से रोकने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। ऐसा राक्षस कभी सामने नहीं आया था, यहाँ तक कि औरों की डरावनी कहानियों में भी नहीं। केवल सबसे भयानक और सबसे अटपटे सपनों में ही इसका सामना हो सकता था। हालांकि किसी व्यक्ति को उसके रूप रंग से आंकना सही नहीं था, लेकिन लुमियन ने सहज रूप से महसूस किया कि 3 मुख वाला राक्षस पहले के बिना चमड़ी वाले राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि उसमें असाधारण क्षमताएं थीं। हे शाश्वत प्रज्वलित सूर्य, हे पिता, कृपया मुझे इससे बचाएं। ये दृश्य देखकर लुमियन स्वयं को शाश्वत प्रज्वलित सूर्य से प्रार्थना करने से रोक नहीं सका। अगर उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी न होती और वह किसी खतरनाक वातावरण में होता, तो वह अपनी भुजाएं फैला देता, जो सूर्य के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता। उस क्षण समय मानो थम सा गया। लुमियन को लगा कि शायद उसे मतिभ्रम हो रहा है। ऐसा लगा मानो किसी की निगाहें दीवार को भेद कर उसकी पीठ पर जा टिकी हों। उसकी पीठ तुरंत अकड़ गई और थोड़ी गर्म महसूस हुई। महज 1 या 2 सेकंड में भ्रम दूर हो गया और भारी कदमों की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। लुमियन ने कुछ देर तक कदमों की आहट पूरी तरह से गायब होने का इंतजार किया। फिर उसने धीरे से अपने घुटने सीधे किए, पीछे मुड़ा और आगे के इलाके का जायजा लेने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। वह दैत्य काफी दूर था, ढह चुकी इमारत के पीछे पहुंच गया था, जिसकी 2 दीवारें अभी भी खड़ी थीं। धुंधली धुंध में उसका आधा शरीर दिखाई दे रहा था। उसका मुंह अब भी लुमियन की तरफ पीठ किए हुए था, मानो वह एक मूर्ति में बदल गया हो। लुमियन ने राहत की सांस ली। उसमें ऐसे राक्षस का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। यहाँ से खंडहरों के भीतर और गहराई तक जाना बिल्कुल असंभव है। क्या मुझे इसका कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाना चाहिए? क्या अन्य जगहों पर भी ऐसे ही राक्षस नहीं होंगे? जैसे जैसे मैं उस पर्वत शिखर के करीब पहुंचता हूँ, वैसे वैसे और भी शक्तिशाली राक्षस प्रकट होते हैं। ल्यूमियन ने अपने शरीर को समेट लिया और कुछ देर विचार करने के बाद रात को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह सूर्योदय के बाद उस महिला से पूछताछ करने का इरादा रखता था जिसने उसे टैरो कार्ड दिया था, ताकि पता चल सके कि 3 मुख वाले राक्षस से निपटने का कोई उपाय है या नहीं। यदि कोई और विकल्प नहीं होता, तो वह दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करता। उसने अपनी पीठ को मोड़ा, दीवार से अलग हुआ और उसी दिशा में चल पड़ा जहां से वह आया था। उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया। अगर मैं इन खंडहरों में सो जाऊं, तो क्या मैं इस सपने से बच पाऊंगा? आसपास कई राक्षसों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए उसने फिलहाल प्रयोग करने की इच्छा को दबा दिया। वापसी के रास्ते में उसने जल्दबाजी में हर उस इमारत की तलाशी ली जो उसके रास्ते में आई, लेकिन उसे कोई उपयोगी लिखित जानकारी नहीं मिली। बस कुछ सिक्के ही मिले। कुछ देर पीछे हटने के बाद लुमियन के मन में एक विचार आया और उसने रास्ता बदलने का फैसला किया।
वह उस चले हुए घर की ओर बढ़ा जो उसे सबसे पहले किनारे से दिखाई दिया था, जहां उसने बिना खाल वाले राक्षस को दफनाया था। वह ये देखना चाहता था कि क्या उस राक्षस की मृत्यु का पता उसके रिश्तेदारों को चलेगा और क्या इससे कोई बदलाव आएगा। उस स्थान का पता लगाने और खुद को छिपाने के बाद लुमियन ने एक तरफ से अपना सिर बाहर निकाला और लक्ष्य क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। अगले ही क्षण उसने एक और आकृति को देखा। वह आकृति आधी इंसान और आधी जानवर थी। उसके पैर आगे की ओर मुड़े हुए थे और वह वहां बैठकर बिना चमड़ी वाले राक्षस के शव का निरीक्षण कर रही थी। इसने पहले ही उन पत्थर की ईंटों और लकड़ी के ब्लॉकों को हटा दिया था जिन्हें लुमियन ने ढेर कर रखा था। उसने गहरे रंग की जैकेट और अपेक्षाकृत फिट कीचड़ से सनी हुई पैंट पहनी हुई थी। उसके काले बाल जो उसकी गर्दन तक लटक रहे थे, बिखरे हुए और चिपचिपे थे, और उसने अपनी पीठ पर एक बंदूक टांग रखी थी। एक शॉटगन। लुमियन ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और अपना सिर पीछे खींच लिया। ये राक्षस सचमुच बेतुके हैं। उन्हें वास्तव में शॉटगन चलाना आता है। उस क्षण लुमियन को ऐसा लगा जैसे वह एक शिकारी हो, पहाड़ों में अपने हथियार और साथियों के साथ शिकार कर रहा हो। तभी उसने देखा कि उसके सामने बैठा खरगोश पानी से चलने वाली मशीन गन पकड़े हुए उन पर निशाना साध रहा है। उसे यह हास्यास्पद और खेल के माहौल को बिगाड़ने वाला लगा, साथ ही निराशाजनक भी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धैर्यपूर्वक बंदूकधारी राक्षस के जाने का इंतजार करता रहा। अंततः उसे हलचल की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे दूर होती चली गई। ल्यूमियन ने एक बार फिर सावधानीपूर्वक अपना सिर बाहर निकाला और उस राक्षस का निरीक्षण किया जो आधा इंसान और आधा जानवर था। वह बिल्ली की तरह इमारत के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। पहले तो लुमियन के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि राक्षस ने जो रास्ता अपनाया था, वह बिल्कुल वही रास्ता था जो उसने खंडहरों में गहराई तक जाने के लिए अपनाया था। यह मेरा पीछा कर रहा है। इसमें असाधारण ट्रैकिंग क्षमता है। ल्यूमियन ने अवचेतन रूप से मूल्यांकन किया। लौटते समय वैकल्पिक मार्ग चुनने के अपने फैसले पर वह बेहद आभारी था। अन्यथा वह निश्चित रूप से उससे टकरा जाता और शायद उस पर हमला भी हो जाता। जैसे ही राक्षस गायब हुआ, लुमियन उछलकर उठा और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर के भूतल पर लगी कांच की खिड़की में प्रतिबिंबित हो रही लालिमा भरी आग सूर्य के प्रकाश के समान थी जो अंधेरे को दूर कर सकती थी। ल्यूमियन दौड़ते हुए अपनी 2 मंजिला इमारत तक पहुंचा, बिना कुंडी वाले दरवाजे को जोर से खोला और अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने खिड़की से खंडहरों को देखा। धुंध से दूर खंडहरों के किनारे पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी, लेकिन वह पास नहीं आई। उफ! लुमियन ने राहत की सांस ली और आग बुझाने, ऊपर जाकर सोने और सपने से बाहर निकलने की योजना बनाई। उसने जलती हुई आग पर एक नजर डाली और मन ही मन बुदबुदाया, यह अभी कुछ देर और जल सकती है। मैं प्रयोग करके देख सकता हूँ कि क्या मेरे सपने से बाहर निकलने के बाद भी यह बुझती रहती है, या मेरे जाते ही समय में ठहर जाती है। लुमियन ने बारिश के दौरान पहले ही ये देख लिया था कि जिस जंगल में खंडहर स्थित थे, वहां प्राकृतिक विकास हो रहा था। इससे यह बात संबंधित नहीं थी कि वह सपना देख रहा था या नहीं, लेकिन क्या उसके घर या तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसकी पुष्टि होना बाकी था। उसने अपने विचार पर अमल किया। उसने आग में कुछ और कोयले डाले और उन्हें हिलाने लगा। फिर वह कुल्हाड़ी और लोहे का कांटा लेकर दूसरी मंजिल पर गया और शयनकक्ष में प्रवेश किया। डॉट 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 जब लुमियन का उदय हुआ, तब भोर होने के ठीक बाद का समय था। उसने अपने कमीज जैसे दिखने वाले पायजामे का निरीक्षण किया। जैसा कि अनुमान था, उसे ये देखकर निराशा हुई कि सोने, चांदी और तांबे के सिक्के उसके साथ वास्तविकता में नहीं आए थे। ल्यूमियन बिस्तर से उठा और अंगड़ाई ली। वह धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा और पर्दे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। उस ध्वनि के बीच एक हल्की और ताजगी भरी चमक धीरे धीरे फैल गई। जैसे ही खिड़की खुली, ताजी और प्राकृतिक हवा लुमियन की नाक में घुस गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अंगड़ाई ली। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी सुबह जल्दी उठना वाकई सुखद होता है। निस्संदेह इसका श्रेय सम्राट रोसेल द्वारा शुरू किए गए देशभक्ति जन स्वास्थ्य अभियान को भी जाता है। साथ ही बाद के शासकों का भी इसमें योगदान रहा जिन्होंने इसे संरक्षित रखा और केवल इसका नाम बदला। उसने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया, कभी दूर स्थित जंगल को निहारा,
कभी आकाश में नारंगी लाल बादलों का बारीकी से निरीक्षण किया और कभी घर के बाहर उगने वाले खरपतवारों को देखा। अचानक लुमियन की निगाहें थम गईं। उसने पास ही में एक एल्म के पेड़ पर बैठे एक बड़े पक्षी को देखा। इसकी चोंच नुकीली थी, चेहरा बिल्ली जैसा था, भूरे पंखों पर जगह जगह धब्बे थे, भूरी पीली आंखें थीं जिनमें काली पुतलियां थीं, जिससे इसका रूप तीखा दिखता था। वह एक उल्लू था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ल्यूमियन का अवलोकन कर रहा था। 15 जानकारी प्राप्त करना। वो उल्लू, वॉरलॉक की कहानी वाला वो उल्लू। उसके दिमाग में तरह तरह की संभावनाएं उमड़ रही थी। वह स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था, मानो उसका खून जम गया हो। ये 3 मुख वाले राक्षस का सामना करने से भी बदतर था। आखिरकार यह अब सपना नहीं था, ये हकीकत थी। भले ही सपने में उसकी मृत्यु का परिणाम वास्तविकता में भी वही हुआ हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह अलग बात थी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या और भी इसमें शामिल होगी? अल्पविराम। जब लुमियन जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचने में अपना दिमाग खपा रहा था, तब उल्लू स्थिर रहा और उसे तीखी निगाहों से देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उल्लू ने अपने पंख फैलाए और दूर के जंगल की ओर उड़ गया। इसकी मनमोहक गति इसे नीचे नीचे ले गई, जब तक कि यह कौड़ों में विलीन नहीं हो गई। जब उल्लू पूरी तरह से गायब हो गया, तभी लुमियन का ध्यान वर्तमान में वापस आया। वह कुर्सी पर बैठ गया और अपना हाथ माथे पर रख लिया। वह पसीने से भीग चुका था। क्या यह सचमुच वॉरलॉक की किंवदंती में वर्णित उल्लू है? क्या यह सचमुच इतने वर्षों तक जीवित रहा है? बहरहाल, यह अन्य उल्लुओं से बिल्कुल अलग था जिनकी आंखें बेजान थीं। ये लगभग इंसान जैसा दिखता था। अगर वाकई वही उल्लू है, तो वो मेरी खिड़की के ठीक बाहर क्यों उड़ रहा था? क्या इसलिए कि मैं जादूगरों की किंवदंती के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ? लेकिन हमने तो पहले ही हार मान ली है। कुछ क्षणों तक अवलोकन करने के बाद वह चला गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वापस आएगा और औरोर के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वह स्थिति का और अवलोकन करना चाहता था, लेकिन लुमियन जानता था कि वह अब अपनी बहन से इसे और छिपा नहीं सकता। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि औरोर अभी भी सो रही है। वह नाश्ता बनाने के लिए नीचे चला गया, जिसमें उसकी बहन के सभी पसंदीदा व्यंजन शामिल थे। सनी साइड अप अंडा, मेरेंगे कुकीज, जैम के साथ साधारण टोस्ट। मुझे बाद में नूडल्स बनाने हैं। इस बार मैं इसमें मीट सॉस डालूंगा। लुमियन ने मन ही मन सोचा कि नूडल्स का डिब्बा खाली है और उसने अगले 2 दिनों में इसे भरने का फैसला किया। ये औरोर का पसंदीदा व्यंजन था। औरोर सुनहरे बालों को बिखेरते हुए, लहराते हुए नाइटगाउन में सीढ़ियों से नीचे उतरी। नाश्ता तैयार था। सुप्रभात, उसने जम्हाई रोकते हुए धीरे से कहा। लुमियन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अभी सुबह होने वाली नहीं है। क्या आप हमेशा यह नहीं कहते कि दिन की योजना सुबह जल्दी शुरू हो जाती है? हाँ, बिल्कुल, मेरा इरादा सोने का है। औरोर अपनी सीट पर बैठ गई और एक गिलास दूध के साथ नाश्ता करने लगी। लुमियन 6 लोगों के बैठने की मेज पर औरोर के सामने बैठा था। पैनकेक का एक टुकड़ा खाते हुए उसने सहजता से कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से गांव में उन किंवदंतियों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? औरोर ने पूछा। लुमियन बहुत ही स्पष्टवादी था। तुम मुझे अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने में मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने अपना रास्ता खुद खोजने का फैसला किया। उन किंवदंतियों में शायद सुराग हों। ये लगभग नामुमकिन है, औरोर ने बेपरवाह लहजे में कहा। सालों से इन कहानियों को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है कि पहचानना मुश्किल हो गया है। या फिर किसी संकी ने इन्हें गढ़ दिया है। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि किसी ने बहाने के तौर पर जानबूझकर कोई कहानी बना दी हो। हाँ हाँ, और तुम्हारे जैसे तमाशबीनों का भी इसमें हाथ है। क्या? लुमियन को समझ नहीं आया कि औरोर का रबरनेका से क्या मतलब था। यह इंटिसियन भाषा में भी नहीं था। इसका मतलब है कि कुछ लोग बेवजह झगड़ों में पड़ जाते हैं, औरोर ने सरल शब्दों में समझाया। और जिस तरह से तुम अचानक इस मामले को उठा रहे हो, उससे लगता है कि तुमने कोई मुसीबत खड़ी कर दी है और अब तुम्हारे पास घर आकर अपनी बहन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसे एक दुर्घटना माना जा सकता है, लेकिन ये परेशानी पैदा करने की हद तक नहीं है, लुमियन ने निडर होकर कहा। लुमियन ने अपने विचारों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया। मेरा पहला लक्ष्य वॉरलॉक लीजेंड था। वॉरलॉक की कौन सी किंवदंती? औरोर की हैरानी साफ झलक रही थी।
लुमियन को यकीन नहीं हुआ। क्या तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना? बहुत समय पहले गांव में एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। जब उसे दफनाया जा रहा था, तो एक उल्लू उड़कर उसके बिस्तर के पास आकर रुक गया। वह तभी उड़ा जब शव को उठाया गया। उसके बाद शव बहुत भारी हो गया। ताबूत को खींचने के लिए 9 बैलों की जरूरत पड़ी। तभी गांव वालों को पता चला कि वह व्यक्ति जीवित रहते हुए एक जादूगर था। और ध्यान से सुन रही थी। मुझे इससे पहले ऐसी किसी किंवदंती के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ये बात समझ में नहीं आती। लुमियन को विश्वास नहीं हुआ। और घर में रहना पसंद करती थी, लेकिन फिर भी वह कस्बे की दूसरी बुजुर्ग महिलाओं से मिलने जुलने का समय निकाल लेती थी। उसे बच्चों को कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता था और वह कौडू की ताज़ा गपशप से हमेशा वाकिफ रहती थी। यह मानना मुश्किल था कि उसने उस जादूगर की कहानी के बारे में नहीं सुना था जो सालों से चल रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि उसका घर ठीक उसी जगह पर बना था जहां कभी जादूगर का घर हुआ करता था। ल्यूमियन को शुरू से ही यह आभास था कि और का कौडू में बसने का निर्णय वॉलॉक के खजाने के आकर्षण से प्रेरित था, जो असाधारण शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी थी। और फिर और ने शांत भाव से पूछा। ल्यूमियन ने सच्चाई से जवाब दिया, हमने छानबीन की और गांव के बुजुर्गों से पुष्टि प्राप्त की। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। वॉलॉक सचमुच मौजूद था, लेकिन ये दशकों पहले की बात है। चच ने घर जला दिया था, और अब ये जमीन आपकी है। क्या सच में? और थोड़ी हैरान थी। मुझे पता था, हमेशा कोई न कोई चाल होती है। नहीं तो वे मुझे ये जमीन सामान्य कीमत से कम में क्यों बेचते? मुझे लगा कि यह मेरी वाक्पटुता की वजह से है, खासकर बूढ़ी महिलाओं से बात करने में। उसने एक पल सोचा और पूछा, तो चच ने जादूगर के शरीर को जला दिया? डॉट 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 लुमियन ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी अस्थियां गिरजाघर के बगल वाले कब्रिस्तान में दफन हैं। उन्होंने आगे कहा, हमने इस मामले को छोड़ दिया था क्योंकि सभी सुराग एक गतिरोध की ओर ले जा रहे थे। लेकिन आज सुबह मैंने अपनी खिड़की के बाहर एक उल्लू देखा। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा किंवदंती में वर्णित है। और का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप निश्चित हैं? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये किसी साधारण उल्लू जैसा नहीं दिख रहा था, लुमियन ने वस्तुनिष्ठ रूप से जवाब दिया। और ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे से कहा, अभी गांव छोड़कर मत जाओ। और अंधेरा होने के बाद, जब तक मैं स्थिति की पूरी जांच न कर लूं, तब तक घर से बाहर कदम मत रखना। उसने एक कड़वी मुस्कान दी। मैंने तुम्हें पहले भी अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन देखो, मुसीबत पहले ही तुम्हें ढूंढ चुकी है। सौभाग्य से, ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। समस्या का समाधान अपेक्षाकृत आसानी से हो जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप सतर्क हैं। लुमियन ने अपना सिर झुकाया और सीधे सीधे कहा, ग्रैंड सोवर, मैं गलत था। उसने विषय बदल दिया। क्या आपके पत्र मित्रों ने जवाब में पत्र लिखे? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि हम ही डाक भेज रहे हैं? और ने उपहास उड़ाया। डॉट 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 ल्यूमियन असमंजस में था। क्या पोस्ट शब्द का तात्पर्य डाकघर के माध्यम से भेजे गए पत्रों और पैकेजों से नहीं है? उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिर और अक्सर अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अल्पविराम ओल्ड टैवन के प्रवेश द्वार पर ल्यूमियन वहीं खड़ा रहा और उसने इलाके का जायजा लिया। वह जानता था कि जिस महिला ने उसे टैरो कार्ड दिया था, वह अभी तक जाग नहीं पाई होगी, इसलिए वह 3 विदेशियों ब्रायन, ली और वैलेंटाइन की तलाश कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, तीनों लोग सराय के अंदर एक मेज पर शानदार नाश्ते का आनंद ले रहे थे। ल्यूमियन ने कुछ सेकंड के लिए उन्हें निहारा, ट्राउट रोल, वाइन और मेयोनेज़ ब्रेड के विशाल संग्रह को देखा, और फिर उन्हें परेशान किए बिना वहां से चला गया। कुछ समय बाद, जब रयान और अन्य लोग कौडू में घूमना जारी रखने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने की तैयारी कर रहे थे, लुमियन खुले हाथों और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचा। सुप्रभात, मेरे पत्ता गोभी। वैलेंटाइन के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई, और रयान और ली के बीच एक थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था जबकि दूसरा खुश दिख रहा था। अरे, उन्होंने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हैं। बाहर होने के बावजूद क्या वे अपने साथ बदलने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं लाए? ल्यूमियन ने देखा कि लिया अब भी एक चुस्त दुरुस्त प्लीटेड कश्मीरी ड्रेस, एक छोटा सफेद कोट और मार्सेलन बूट पहने हुए थी, जिन पर एक छोटी चांदी की घंटी लगी हुई थी। उसका घूंघट,
जो टोपी का भी काम कर रहा था, उस पर भी घंटियां लगी हुई थी। रेयान अब भी एक फीके रंग का डिफेल कोट और हल्के पीले रंग की पैंट पहने हुए था, जिसके ऊपर उसने एक खुरदरी गहरे रंग की बॉल हैट लगा रखी थी। और वैलेंटाइन के बालों में अभी भी पाउडर लगा हुआ था और चेहरे पर मेकअप था। सुप्रभात, लुमियन, आप यहाँ क्यों आए हैं? रेयान ने शांत भाव से पूछा। लुमियन ने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया, खैर, आप लोग मेरे दोस्त हैं, और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आ जाऊं। फिर उन्होंने उनसे पूछा, मैंने देखा है कि आप पिछले कुछ दिनों से गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त हूँ। हम आपके जवाब पर भरोसा नहीं कर सकते, वैलेंटाइन ने बीच में ही कहा। रायन ने उसे घूर कर देखा, मानो उसे शांत होने का इशारा कर रहा हो। लुमियन मुस्कुराया, तो क्या आप दूसरों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? लिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, जबकि रेयान ने जवाब देने से पहले कुछ पल सोचा। दरअसल, हम किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हमें अलग अलग लोगों से मिले जवाबों और हमारे द्वारा देखी गई स्थिति के आधार पर एक व्यापक निर्णय लेना होगा। अब ठीक है, लुमियन ने अपने हाथ फैलाए। अच्छा, तो मेरा जवाब सुनने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम यह एक संदर्भ तो है। रायन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने चारों ओर देखा। कोडू में सुबह सुबह खेतों की ओर जाने वाले लोगों की चहल पहल थी, लेकिन ओल्ड टेवन के पास शायद ही कोई था। अंत में उन्होंने कहा, बात यह है कि हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। पादरी, लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। रायन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पादरी के पास गए थे। कौन है? लुमियन ने उत्सुकता से पूछा। मैं गांव में सबको जानता हूँ। मुझे मदद करनी चाहिए। रायन ने कोई खुशी नहीं दिखाई। दरअसल, हमें नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है, उसकी उम्र कितनी है या वह कैसा दिखता है। हमें कुछ समय पहले एक बिना हस्ताक्षर वाला पत्र मिला था, और हम इसे लिखने वाले व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ल्यूमियन को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह पत्र किसी मुखबिर का था। उसने हैरानी जताने का नाटक किया। क्या पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने आपके गांव पहुंचने के बाद आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं, लिया ने रेयान की ओर से जवाब दिया। शायद वे सुरक्षित महसूस नहीं करते और आप पर भरोसा नहीं करते। लुमियन ने उत्सुकता से सुझाव दिया, क्या आप पत्र की सामग्री से कोई सुराग नहीं निकाल सकते? लुमियन को पत्र की सामग्री जानने की जिज्ञासा थी। अगर यह पादरी के दल को निशाना बना रहा होता, तो वह उनकी मदद करने में खुशी खुशी तैयार हो जाता। लेकिन अगर इसमें और शामिल होती, तो वह अपनी बहन को कहीं और चले जाने के लिए कहता। आखिर और अपने पत्र मित्रों से अक्सर संपर्क में रहती थी, और अगर उनमें से कोई भी पकड़ा जाता, तो वह भी फंस सकती थी। ये पत्र एक अहम सुराग साबित हो सकता था।